दोस्तों आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको देखिए आज लास्ट दिन है आपका, अगर आज आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए लास्ट दिन है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है और आपको हम यहाँ पर अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। और आपको लास्ट तक जुड़े रहना है हमारे साथ। एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको ऐसा बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा। कुल मिलाकर आपका जो मॉडल पेपर है पूरा मॉडल पेपर का सलूशन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मॉडल पेपर का मॉडल क्या है 302 MN, ठीक है। पूर्णांक 100 नंबर आपको दिया जाएगा, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों की ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। निर्देश की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए निर्देश में क्या क्या दे रखा है, निर्देश की भी बात कर लेते हैं क्योंकि आपके लिए निर्देश भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो निर्देश को भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो निर्देश में देखिए क्या दे रखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से जुड़े रहना है। और अगर आपको टॉप करना है तो आपको ये पूरा मॉडल पेपर जरूर देखना है और आपको लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खंड क की बात करेंगे तो पहला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रश्न है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, इनका देखिए जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इनका आंसर आपको अपनी कॉपी से, अपनी बुक से या किसी भी गूगल तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों उनका क्वेश्चंस हम आपको उत्तर में बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर पहला प्रश्न देखिए, अगर इस प्रश्न को जरूर लिख लीजिए और इसको ढूंढ करके देखिए, ये आपका काम है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको ढूंढ कर जरूर कर लेना है, ठीक है। और आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न क्या है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लतर युग। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में इसको ये आंसर सही है तो आपको इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका भी आपको आंसर अच्छी तरीके से देना है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित गया निबंध कौन सा है, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको देखिए ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अगर हम बताना चाहें तो यहाँ से देखिए हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो जो आपको गद्यांश दिया हुआ है इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे देखिए इसमें दे रखा है राष्ट्र का तीसरा अंग, ठीक है। किसका, राष्ट्र का तीसरा अंग जन संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास। बिना संस्कृति के देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्व स्थान है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए पाठ के शीर्षक का नाम व लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए संदर्भ हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो राष्ट्र का तीसरा अंग मेरे प्यारे बच्चों जन की संस्कृति है। क्या है, जन की संस्कृति है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, तो राष्ट्र का विकास मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र का विकास अभ्युदय द्वारा राष्ट्र का विकास संभव है। किसके द्वारा, संस्कृति के विकास और अभ्युदय द्वारा राष्ट्र का विकास संभव है, ठीक है। अगला देखिए, जन का मस्तिष्क क्या है, जन का मस्तिष्क क्या होता है, जन का मस्तिष्क संस्कृति होता है। क्या होता है, संस्कृति होता है, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। जो संस्कृति है मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तो आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे इसमें दे रखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कविता के शीर्षक और कवि का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश सांध्य गीत काव्य संग्रह के गीत थर्ड शीर्षक से अवतरित है। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, ख नंबर में देखिए, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है, तो कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली अर्थात दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है। कहाँ से, दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है। ठीक है, चलिए, किससे आहत होकर विश्व हंसा, तो क्रंदन से आहत होकर विश्व हंसा। किससे, क्रंदन से आहत होकर विश्व हंसा। पलकों में क्या मछली, तो पलकों में निर्झरणी मछली। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों में कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। ठीक है, 5 क की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अधिकतम आयु शब्द सीमा कितना है, 80 शब्द। ठीक है, जैसे इनमें दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय की बात करेंगे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुयामी व्यक्ति के स्वामी थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, शांति निकेतन के हिंदी भवन निदेशक पद के रूप में 1940 से 1950 तक सुशोभित किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास नगरी पचाणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थानों तथा शैक्षिक संस्थानों अनुसार कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। सन 1957 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई 1979 ईस्वी को इस भुवन लोक प्रयाण कर गए। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य विपुल है। क्या है, साहित्य क्या है, विपुल है। ठीक है, चलिए, इनकी कृतियों को कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कैसे वर्गीकृत किया गया है। इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उपन्यास, अनाम दास का पोथा, चारुण चंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, अशोक पर्व, विचार प्रवाह, कुटस, साहित्यिक शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ, कालिदास की लालित योजना, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर, सूर साहित्य, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर। ठीक है, ये सारी इनकी क्या है, रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ देखिए, अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 हो जाएगी। अयोध्या सिंह हरिओत की बात करेंगे। देखिए, और जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे हम किसकी लिख रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़ में हुआ था। फारसी माध्यम में शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृति पर समानाधिकार प्राप्त किया। आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में
अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया। 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्री प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुपते चौबदे, छोके चार, चौबदे, रस कलश, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी के रुकमणी परिणय इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति इत्यादि उपाधियों से अलंकृत किए। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली काव्य के रूप में उन्नयन का श्रेय अरियोध जी को दिया जाता है। ठीक है, भाषा, भाव, छंद तथा अभिव्यंजना की लेख पर चल रही परंपराओं को बेलीक न कर केवल नवीन मान्यताएं स्थापित की, अपितु इन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए। बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा की कथा वस्तु सार अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसको अपने शब्दों में लिखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। बहादुर कथा वस्तु का सार देखिए क्या हो जाएगा। अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर यथार्थवादी कहानी है, जिनका नायक 12-13 वर्ष का नेपाली बालक है, जो अपनी माँ की पिटाई से त्रस्त होकर भाग आया है और लेखक के घर पर नौकरी कर लेता है। देखिए आप ध्यान से सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। जो चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए कर लेता है। निर्मला जो लेखक की पत्नी गृहस्वामिनी है, पहले कुछ दिनों तक उससे बड़ा लाड जताती थी और उनका नाम बहादुर रखती हैं। ठीक है, किंतु धीरे धीरे निर्मला तथा अन्य परिवारजनों का व्यवहार बदलने लगता है। बहादुर देर रात परिश्रम करके अपना काम करता है, पर लेखक का पुत्र किशोर मीन मेख निकाल कर अक्सर बहादुर की पिटाई कर देता है। हद तो तब हो जाती है जब घर आए मेहमान बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। घर वाले भी उन पर विश्वास कर बहादुर को कड़ाई से पूछताछ करते हैं। बहादुर को यह बात अखर जाती है और बिना कुछ कहे, बिना परिश्रम लिए घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के जाने के बाद घर वाले बहादुर के साथ किए व्यवहार पर पश्चाताप करते हैं। अब पश्चाते होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए। चलिए आगे देखिए। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे इसमें दिया है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, श्रवण कुमार खंडकाव्य का कथा वस्तु, जैसे रश्मि रथी दिए गए। देखिए इसमें किसी एक का करना है। ठीक है, चरित्र चित्रण खंड में क्या जगह दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ की हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है संस्कृत तस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध समार्थयम अद्वितीयम त्रुटिमाधुर्यम वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थाम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वांग्य ददाति न तास्मीं किश्चिदन्यंत मूलभूतानां मानवीय गुणाम यादृश विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते। ठीक है, और यहाँ पर इसका देखिए अनुवाद क्या हो जाएगा, अनुवाद की बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा। संस्कृत का इतिहास सरस है। क्या कर रहा है, संस्कृत का इतिहास सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य और लालित्य भावों का बोध कराने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक वाक्य कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। ठीक है, दिए गए श्लोकों में किसी एक संदर्भ से अनुवाद कीजिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है, न यहाँ पे क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका पूरा मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आप पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इस तरीके के सारे प्रश्नों को आप यहाँ से अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,